तो ये चैप्टर इकोसिस्टम जो हमने क्लासेस में कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, अब उससे आगे का हम यहाँ पढ़ते हैं। तो हमने वहाँ क्लास में देखा था इकोसिस्टम के फंक्शंस, और उन फंक्शन में एक तो प्रोडक्टिविटी हमने देख लिया था, डिकम्पोजिशन पढ़ लिया था। अब एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये दो फंक्शन बचे थे। तो आज हम टॉपिक कवर करते हैं एनर्जी फ्लो। सबसे पहले इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं, जो स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का ये आप पहले से जानते हो। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज द एबायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड इज द बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में क्लाइमेटिक और एडेफिक फैक्टर्स होते हैं, जबकि बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स हैं, दे मेक देयर ओन फूड, एंड कंज्यूमर हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मींस दे डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। डिकम्पोजर सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, दे गेट nutrients from dead and decaying matter or living dead and decaying organism. तो जो कंज्यूमर हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर। क्वाटरनरी कंज्यूमर है ओमनीवोर, जबकि प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवोर, और ये लार्ज कार्निवोर। टर्सरी कंज्यूमर आर लार्ज कार्निवोर। फंक्शंस, प्रोडक्टिविटी हम देख चुके हैं, डिकम्पोजिशन हम देख चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जी फ्लो। ओके, एनर्जी फ्लो। तो इस अर्थ पर जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कहाँ से पूरी होती है, फुलफिल होती है। जो डिमांड है, उनकी नीड है, वो फुलफिल होती है सन से। तो सन ही एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए जो अर्थ पर पाए जाते हैं, सिवाय, है ना, एक्सेप्ट जो हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम्स हैं सीज में। हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है, उनकी जो एनर्जी की नीड है वो सन से फुलफिल नहीं होती, बल्कि जो हाइड्रोथर्मल वेंट है वहां से। तो ये हाइड्रोथर्मल वेंट है सी में, जिसकी वजह से यहाँ वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना। 300 300 टू 400 डिग्री ऐसा कुछ टेम्परेचर रहता है सी वेंट के पास। तो उस टेम्परेचर की वजह से वहां जो भी केमिकल्स होते हैं उनमें कुछ रिएक्शंस होती हैं, और वहां उस टेम्परेचर की वजह से पता चला सल्फाइड बन गया। तो वो जो केमिकल्स बनते हैं उस टेम्परेचर की वजह से, कुछ बैक्टीरिया जो कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, हमने नाम जरूर सुना है, कीमो ऑटोट्रॉप, जो आ, उस केमिकल की एनर्जी को यूज करके जो अपना फूड बनाते हैं। वैसे तो नॉर्मली प्लांट्स क्या करते हैं, सन की एनर्जी को यूज करके कार्बन को रिड्यूस करके कंपाउंड बनाते हैं, जबकि वो बैक्टीरिया उन केमिकल्स की एनर्जी को यूज करके कार्बन को रिड्यूस करके कंपाउंड बनाते हैं, मींस ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। तो यहाँ फूड बन रहा है किसकी एनर्जी यूज करके, सन, और यहाँ बन रहा है केमिकल्स की। केमिकल को ऑक्सीडाइज किया, जो एनर्जी निकली उसको यूटिलाइज किया। तो सिर्फ ये जो फूड चेन है, कीमोसिंथेटिक फूड चेन, इसका सोर्स सन नहीं है। बाकी सभी जो फूड चेन्स हैं अर्थ पर, उन सब का अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन है। अब ये पार है, पार मींस
फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो भी रेडिएशन आता है उसकी जो वेवलेंथ का 400 टू 700 नैनोमीटर ये वेवलेंथ है। इनमें से जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इन वेवलेंथ्स में होता है और इन वेवलेंथ्स में भी फोटोसिंथेसिस होती है। बाकी ये जो वेवलेंथ है इनमें फोटोसिंथेसिस काफी कम होती है। तो फिर जो रेडिएशन है, सनलाइट है, उसकी सभी वेवलेंथ्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। लगभग 50% वेवलेंथ्स में ही फोटोसिंथेसिस होती है। या ये कहो कि जो भी रेडिएशंस हैं, इंसिडेंट रेडिएशन, उनमें से नियरली 50% रेडिएशन की ही फोटोसिंथेसिस होती है। उनसे वो जो रेडिएशंस हैं यूटिलाइज हो पाते हैं। ठीक है। और ये है 2 to 10% ऑफ पार। मीन्स प्लांट जो कैप्चर करते हैं, पहली बात तो जो टोटल है उसका 50% ही यूज हो सकता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। अब यूज हो सकता है उसमें से भी प्लांट केवल यूज करते हैं 2 to 10%। तो पार का प्लांट केवल 2 से 10% ही यूटिलाइज करते हैं, कैप्चर करते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनका केवल 1 to 5% ही यूटिलाइज करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो पार का 2 से 10% के बीच ही प्लांट्स कैप्चर करते हैं। और अगर टोटल रेडिएशन की बात करो जो अर्थ सरफेस पर आते हैं उनका 1 to 5%। अब ये अगर देखो तो ये काफी छोटी सी एनर्जी है, काफी कम एनर्जी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो है तो ये बहुत छोटा सा अमाउंट, लेकिन फिर भी इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन सबकी नीड्स को यही फुलफिल करता है। तो सभी जो इकोसिस्टम है, सभी जो लाइफ है पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पर, उसको सस्टेन करने वाली यही एनर्जी है, पार का 2 to 10%। All the organism depend on plants for food directly or indirectly। ठीक है। तो फूड के लिए प्लांट्स पर सभी ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहते हैं, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इसको भी हम देखेंगे बाद में फूड चेन्स में। तो ये जो प्लांट्स ने एनर्जी को कैप्चर किया, ये एनर्जी फ्लो करती है फूड चेन में, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे से नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो एक यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करती रहती है ना। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी ये इस ऑर्गेनिज्म से प्लांट के पास एनर्जी आ जाए, इस बर्ड से इसके पास एनर्जी आ जाए, नहीं। ऑलवेज, है ना, जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल रहेगा। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, इनकी फीडिंग हैबिट पर आधारित है। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि ये बर्ड इस बल्चर को ईट करे या ये प्लांट इसको ईट करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो नेचर में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का ऑलवेज। तो जो भी प्लांट्स ने कैप्चर की एनर्जी वो आगे मूव करेगी, वो आगे फ्लो करेगी किसी भी फूड चेन में। अब अगर हम एनसीईआरटी में दे रखा है कि यहाँ इकोसिस्टम में जो भी ये एनर्जी का प्रोग्राम है, इसमें क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल है? यस। फर्स्ट लॉ यही कहता है कि ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जाता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये केवल ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो भी एनर्जी इस सनलाइट, जो रेडिएशन वाली एनर्जी है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसको आगे ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के पास।
लेकिन कुछ एनर्जी या हीट के फॉर्म में लॉस भी हो जाती है। तो एनर्जी ना क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यहाँ चेंज हो रही है। क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी एप्लीकेबल होता है? यस, वो भी एप्लीकेबल होता है। वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जब भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा, है ना, तो कुछ ना कुछ हीट लॉस होगी, और जब हीट लॉ ओ सॉरी एनर्जी लॉस होगी तो फिर रैंडमनेस इंक्रीज होगी, मींस इंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि ट्रॉफिक लेवल पर जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे यहाँ बायोमास कम हो रहा है। बायोमास कम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ जितना बायोमास था अब यहाँ उतना बायोमास नहीं है, मींस बहुत सारा बायोमास था, उसकी इंट्रोपी इंक्रीज हो चुकी है। तो जैसे जैसे नेक्स्ट लेवल पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बायोमास कम हो रहा है, या ये कहो कि इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है ना। बाकी ये केमिस्ट्री में फिजिक्स में सब में ये पढ़ा जाता है एंट्रोपी वगैरह के बारे में, तो वहां आपने डिटेल में पढ़ा होगा इस चीज को। तो थर्मोडायनेमिक्स भी यहाँ एप्लीकेबल है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यहाँ हमें समझ आता है, दिखाई देता है इकोसिस्टम्स में। ठीक है, अब फूड चेन की बात करते हैं। हम अभी फूड चेन देख रहे थे। फूड चेन क्या है? दरअसल अगर हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी फूड या फीडिंग हैबिट के हिसाब से देखें तो एक सीक्वेंस बनता है ऑर्गेनिज्म का। उस सीक्वेंस में ही जो एनर्जी है, मैटर है, वो ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास मैटर और एनर्जी ट्रांसफर होती है। किस फॉर्म में? फूड। इसी चीज को हम बोलते हैं फूड चेन। तो हमें यहाँ एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। इस सीक्वेंस में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसफर हो रहा है वो एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है और मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है। किस फॉर्म में? फूड के फॉर्म में। तो ये जो सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का, इसी को हम फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, अब कई सारी फूड चेन हम देखें तो वो इंटरकनेक्शन उनमें मिलता है। इंटरकनेक्शन का मीन क्या है? जैसे यहां से देखो, ये मैंगो के ऊपर कौन डिपेंड है? फ्रूट फ्लाई। इस फ्रूट फ्लाई को मे बी फ्रॉग ने कैप्चर कर लिया और इस फ्रॉग को इस पाइथन ने। तो देखो एक ये क्या है? फूड चेन है। और एक फूड चेन ये भी है, इस फ्रूट फ्लाई को अगर कैप्चर इस बर्ड ने किया, इस बर्ड को इस बर्ड ने कर लिया, ये दो फूड चेन है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है? इंटरकनेक्ट हो रही है। तो इंटरकनेक्शन फूड चेन्स में पाए जाते हैं नेचुरली। इसी चीज को बोलते हैं फूड वेव। तो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स आर कॉल्ड फूड वेव। ऐसे भी सब कह सकते हो तुम। नेचुरल इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेव। जो एनर्जी इसके पास आई या इसके पास आई, जो इसने ट्रैप की, इसने ट्रैप की, वो इनके पास हमेशा नहीं रह सकती, है ना। या तो ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को चली जाती है एनर्जी, या फिर ये ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, है ना। इट पासिस ऑन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल और ऑर्गेनिज्म डाई। और अगर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो दरअसल एक नई फूड चेन की शुरुआत होती है, और वो फूड चेन होती है डेट्रिटस फूड चेन। तो या तो ये ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे, या तो इनका नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी, और अगर ये डेड हो जाते हैं तो एक नई ही फूड चेन की शुरुआत होती है, स्टार्ट होता है, और उस फूड चेन को बोलते हैं हम डेट्रिटस फूड चेन। अब ये डेट्रिटस फूड चेन क्या है? दरअसल
अगर वो कोई ऑर्गेनिज्म इनमें से डेड हो रहा है ना, तो ये डिकम्पोज होने लगता है। और डिकम्पोज किससे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, में भी वो फंजाई हो सकते हैं, डिकम्पोजर हो सकते हैं, या फिर वो डेट्रिटस ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसे वो अर्थ फॉर्म हो सकता है ना, इन लीव्स को अर्थ फॉर्म ईट कर ले, या फिर कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसे यहाँ वुड लाउस की बात कर रहे हैं, तो वुड लाउस यहाँ ईट करेगा और इसको फिर क्रो ईट करेगा, ये बर्ड ईट करेगी, है ना, ब्लैक बर्ड। तो इस तरह से नई फूड चेन स्टार्ट हुई। किससे स्टार्ट हुई? ये दरअसल डेट्रिटस मटेरियल है, तो हम इसको बोलेंगे डेट्रिटस फूड चेन। तो दो तरह की फूड चेन्स होती हैं, एक तो होती है डेट्रिटस फूड चेन और दूसरी होती है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन की जो शुरुआत होती है वो होती है प्रोड्यूसर से, जबकि डेट्रिटस फूड चेन की जो शुरुआत होती है वो होती है ऑर्गेनिक मैटर से, डेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये प्रोड्यूसर है, स्टार्ट यहाँ से हुआ है, तो ये क्या होगी? ग्रेजिंग फूड चेन। और अभी जो हमने देखा था वहां डेड लीव्स थी, तो वहां से स्टार्ट हुआ था, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हुआ था, तो वो फूड चेन कैसी हो गई? डेट्रिटस फूड चेन। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखें, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो जो ग्रेजिंग फूड चेन है, मीन्स जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, वो ही मेजर वहां मेजर रोल प्ले करती है। जबकि टेरेसियल इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो डेट्रिटस फूड चेन है वो ग्रेजिंग फूड चेन की अपेक्षा ज्यादा एनर्जी फ्लो करती है। तो टेरेसियल इकोसिस्टम में ज्यादा एनर्जी फ्लो कौन करता है? डेट्रिटस फूड चेन। जबकि ग्रेजिंग फूड चेन एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज्यादा एनर्जी फ्लो करती है, कंपैरिजन डेट्रिटस फूड चेन। और इसमें तो कोई नई बात नहीं है कि डेट्रिटस फूड चेन जो है वो ग्रेजिंग फूड चेन्स में कहीं कहीं कनेक्टेड होंगी, इंटरकनेक्टेड होंगी। ठीक है, तो डीएफसी में बी कनेक्टेड विद जीएफसी एट सम लेवल्स। अब ट्रॉफिक लेवल की बात कर लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल, तो फूड चेन में हम देख रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है अपने फीडिंग के हिसाब से। इसने एक अपनी पोजीशन हासिल करी है, एक प्लेस हासिल किया है, इसने कोई दूसरा प्लेस हासिल किया है। ठीक है, तो बोलेंगे इसको एक खास ट्रॉफिक लेवल, इसको दूसरा ट्रॉफिक लेवल, दिस इज द थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। फीडिंग के हिसाब से हर ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक प्लेस ऑक्यूपाई करता है और उस प्लेस को ही हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। तो ये ट्रॉफिक लेवल होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को में या आ, को ऑक्यूपाई करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उन्हें बोल सकते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, या फिर प्लांट्स, क्योंकि प्लांट ही तो प्रोड्यूसर होते हैं। जबकि T2 में सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, बेसिकली हर्बीवोर। एंड T3 थर्ड ट्रॉफिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर हम उन्हें बोलेंगे। T4 और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाइड बाई टर्सरी कंज्यूमर और टॉप कार्निवोर। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो प्लैंक्टन्स, है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रासेस। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर, हर्बीवोर मींस दे ईट प्लांट्स एंड ग्रासेस। वो कौन होते हैं? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन दरअसल किसको खाता है? फाइटोप्लैंक्टन को। ग्रास हॉपर, काउ, ये सब हर्बीवोर है, प्राइमरी कंज्यूमर है। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर ऑलवेज ईट प्राइमरी कंज्यूमर, कार्निवोर ईट हर्बीवोर।
carnivore, herbivore, and top carnivore depend on carnivore. ओके, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं प्रोड्यूसर के और सभी। अब हम अगर ट्रॉफिक लेवल्स में देखें तो यहाँ इस ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड है, इस नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। इस ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म डिपेंड है इस पर। तो हर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म एनर्जी के लिए डिपेंड होते हैं अपने से निचले वाले ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। Organism at each trophic level depend on those at the lower trophic level for their energy demand. Okay. और केवल 10% एनर्जी ही जो ये एनर्जी ट्रांसफर होती है वो केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के पास। हो गई 10,000 किलो जूल, मान लो इसको 10,000 किलो जूल इन प्रोड्यूसर्स ने एनर्जी को ट्रैप किया। तो ये केवल 10% एनर्जी ही आगे भेजेंगे। 10% एनर्जी कितनी हो गई, 1000 मीन्स 1000 किलो जूल जो एनर्जी है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास या T2 में पहुंची। अब 10% यहां पहुंचेगी 1000 की 10%, तो वो कितनी हो गई 100 किलो जूल। ओके, और 10% यहाँ पहुंचेगी मीन्स 10 किलो जूल। तो सबसे निचले ट्रॉफिक लेवल पर कितनी थी 10,000 किलो जूल, जबकि यहाँ पहुंची केवल 10 किलो जूल। बाकी हर ट्रॉफिक लेवल पर 90% एनर्जी हीट में, या ये कहो ये रेस्पायर कर लेते हैं, उस एनर्जी को रेस्पिरेशन में यूटिलाइज कर लेते हैं, या हीट में वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये रूल है एक तरह से 10% ट्रांसफर एनर्जी होती है, ये रूल है 10% रूल बोलते हैं इसको। और ये लिंडमैन जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसको बताया। दैट इज वाई नंबर ट्रॉफिक लेवल्स इन फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड। तो इस वजह से, कौन सी वजह है इसमें, कि केवल 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉफिक लेवल के पास पहुंचती है। तो यहाँ 10,000 किलो जूल यहाँ से चली, तो केवल यहाँ पर 10,000 से केवल 10 किलो जूल ही यहाँ पहुंची। तो कितना कम अमाउंट रह गया। अगर इससे ऊपर वाला भी ट्रॉफिक लेवल हो तो कितना पहुंचेगा वहां, केवल 1 किलो जूल। तो इसलिए ये जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता 10 ट्रॉफिक लेवल, तो 10 ट्रॉफिक लेवल ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल के पास तो 0.001% कर किलो जूल पहुंचेगी। तो वो ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, सस्टेन ही नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ट्रॉफिक लेवल वो काफी कमी होता है, मे बी 4 मे बी 5, 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। क्यों होते हैं, वो 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, इसकी वजह से, ये वजह है। Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time is called standing crop। तो किसी एक टाइम पर अगर तुम देखोगे, एक टाइम पर, मान लिया आज के टाइम पर अगर हम देख रहे हैं, तो इस ट्रॉफिक लेवल पर एक मास होगा, एक बायोमास होगा। अब बायोमास कैसे मेजर करते हैं, तो ये जो भी मास है उसको जस्ट उसका वेट कर लो। अब वेट भी दो तरीके से किया जा सकता है, या तो इनको फ्रेशली कट करो और वेट कर लो, या फिर इनको ड्राई करके वेट करो। तो फ्रेश भी वेट कर सकते हैं, लेकिन ड्राई वेट ज्यादा बेहतर है। अगर हमें बायोमास को मेजर करना है तो ड्राई वेट मेजर करना वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट है। तो जितना भी ये बायोमास है, जितना भी मास है,
ट्रॉफिक लेवल पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर, उसी को हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। तो यहाँ कुछ बायोमास होगा, इससे कम ही यहाँ बायोमास होगा, इससे कम बायोमास यहाँ होगा, इससे कम बायोमास यहाँ होगा। तो इसका स्टैंडिंग क्रॉप हो गया, इसका एक स्टैंडिंग क्रॉप हो गया, है ना, सबका एक स्टैंडिंग क्रॉप हो गया, समझ आ रहा होगा। अब इसकी जो यूनिट होती है, स्टैंडिंग क्रॉप की जो यूनिट होती है वो होती है बायोमास पर यूनिट एरिया या फिर नंबर पर यूनिट एरिया। वैसे बायोमास को मेजर करना ज्यादा एक्यूरेट है, और बायोमास को मेजर करने का तरीका हमने बात कर चुके हैं कि अगर ड्राई वेट मेजर करेंगे वो ज्यादा एक्यूरेट है फ्रेश वेट के मुकाबले। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नेम एन ऑर्गेनिज्म फाउंड एज सेकेंडरी कार्निवोर। तो ये देखोगे आप, करके मुझे भेजोगे, ये सॉल्व करो कॉपी में और इसका फोटो खींच के मुझे भेजो। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नेम एन ओमनिवोर which occur in both grazing food chain and the decomposer food chain. Justify the picture plant as a producer. Name any two organisms which can occupy more than one trophic level. What is the ultimate source of energy for ecosystems? Organism at higher trophic level has less energy available. The number of trophic level is in an ecosystem are limited. Flow of energy through various trophic level. तो ये क्वेश्चन करके मुझे भेजो। एक क्वेश्चन ये और है कि fill in the trophic level 1 2 3 4 in the boxes provided in the figure। ठीक है।